नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज है महीने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक जानकारी। आपको पता है अनलॉक 3.0 की शुरुआत हो गई है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2020 तक इस अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस के अनुसार क्या है, समाज चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सभी बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा जिम को और योग संस्थानों को भाई परिवार कल्याण मंत्रालय की जो गाइडलाइंस उनके तहत खोलने की अनुमति मिल गई है रक्षाबंधन के त्योहार के बाद। इट मीन्स 5 अगस्त के बाद। इसके अलावा स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन थिएटर्स, ऑडिटोरियम इत्यादि इत्यादि यहाँ पर अभी भी बंद रहने वाले, मतलब भीड़ भाड़ के इलाकों को अभी भी यहाँ बंद रहने की सिफारिश की गई है सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा यह चलने वाला है अनलॉक 3.0 31 अगस्त 2020 तक। और हाँ, अगर वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अब इसका नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। आपको पता है 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में एक बहुत प्रमुख सिफारिश थी कि इसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। तो अब इसे जो कैबिनेट है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसका फिर से नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी भाई, एजुकेशन, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक महोदय, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है कि हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब की शिक्षा नीति की जगह लेने वाली है। तो 34 वर्ष पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, जी हाँ, इतना लंबा यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन, 34 साल का टाइम ड्यूरेशन बीत चुका है। याद रखिएगा आपसे 34 वर्ष ये भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 86 की जगह लेने वाली है 2020 की नेशनल क्या है भाई, आपकी पॉलिसी। आपको पता है 21वीं सदी की यह भारत देश की पहली शिक्षा नीति होने वाली है। यहाँ पर स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया। काफी बड़े बड़े परिवर्तन हैं। मैं इसकी जो डिटेल पीडीएफ है मैं आपको पहले ही शिक्षा नीति की अपने टेलीग्राम पेज पर शेयर कर चुका हूं। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं। यहां पर इस नीति में एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर बच्चों के विकास की बात की गई है। साथ ही साथ वर्ष 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारी यहाँ पर रिकमेंडेशन की गई हैं, देखते हैं सफल होती है कि नहीं। जैसे कि 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सामने आया है। जैसे कि ग्रेजुएशन को 3 साल के अलावा या 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करने की बात हुई है। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में आप क्या है, ग्रेजुएट कहलाएंगे। और चौथा ईयर जो है वो आपके स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है या प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित है या जो इंटर्नशिप होती है जैसे मेडिकल के बच्चों की होती है, वैसा आपको यहाँ पर करने की बात सामने आ सकती है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। नीति का जो ड्राफ्ट है वो आप मेरे पेज से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता है पिछली वाली थी 1986, जिसको यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है और इसमें 1992 में कुछ नियम भी सामने रखे गए थे, यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सब प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 भी हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, जिन्हें अब शिक्षा मंत्री भी कहा जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जारी की गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने वाले मेनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट का उपयोग करने वाला देश का तीसरा शहर कौन सा बन गया है। यह प्रश्न मैंने इसलिए रखा है कि आपको इस रोबोट के बारे में पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तीसरा शहर बना है गुवाहाटी, पहला बना था गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी आप कहते हैं, दूसरा बना था कोयम्बटूर और तीसरा शहर बना भारत देश का गुरुग्राम। मेक इन इंडिया पहल के तहत आप देख सकते हैं एक स्टार्टअप की कंपनी है, उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के CSR के द्वारा इसका निर्माण या CSR के द्वारा जो पैसा अलॉटमेंट किया जाता है उसी के अंतर्गत इसका निर्माण
किया गया था। अति महत्वपूर्ण है, आप मशीन को देख सकते हैं बेंडी किट। आपको पता है बेसिक जो नीड है, बेसिक जो जीवन है, उसमें आपको पता है कुछ धब्बे भारत देश में लगते थे, जैसे कि सर में मैला ढोने की समस्या। इस सर से मैला ढोने की समस्या को पूर्णतः भारत देश से मिटा दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें बीच बीच में सामने आती रहती हैं। इसी से संबंधित एक और समस्या है सीवर में। भाई आपको पता है कितने सारे व्यक्ति हैं, कितने सारे मजदूर हैं जो ऐसे ही गंदे सीवर में उतरते हैं सफाई करने के लिए और वापस ही नहीं लौट पाते हैं, वहीं पर वो फंस जाते हैं दम घुटने की वजह से या डूब जाने की वजह से या फंस जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत जैसे देश में आप देख सकते हैं कितनी क्रिटिकल कंडीशन है कि एक छोटे से होल में एक व्यक्ति का जाना आपकी गंदगी को साफ करने के लिए और वहीं पर फंसकर मर जाना। इस बुराई से निजात पाने के लिए ही इस मशीन का निर्माण किया गया है जो आपने इस करंट अफेयर में देखी है। तो भूलिएगा मत, ऐसी समस्याओं का निजात दिलाना बहुत जरूरी है, तभी भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज आईकोंगो द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक व्यक्ति हैं सुनील वाई DVSS, आप कह सकते हैं सुनील यादव, जो SS मोटिवेशन के संस्थापक हैं। इनका अपना टेलीग्राम का चैनल है SS मोटिवेशन। इन्हीं के माध्यम से यह समाज के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, लोगों को अपना योगदान देते रहते हैं, इसीलिए इन्हें दिया गया है यह कर्मवीर चक्र अवार्ड। इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि राष्ट्र प्रेरणा का अवार्ड, आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया अवार्ड, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन, ह्यूमैनिटीज एक्सीलेंस, बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ एक चैनल के माध्यम से ही इन्होंने, टेलीग्राम चैनल, आपको पता है कितने सारे लोग, जैसे मेरा है, जैसे आपका भी होगा, सिर्फ उसी के माध्यम से इन्होंने इतने सारे अवार्ड यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधक सहायक पेटीएम मनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो वरुण श्रीधर होने वाले हैं यहाँ पर पेटीएम मनी के CEO। प्रवीण जाधव की ये जगह लेने वाले हैं, जिन्होंने कुछ बोर्ड में समस्या होने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर को अब ये सीधे सीधे रिपोर्ट यहाँ पर करने वाले हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, आप देख सकते हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। आप देख सकते हैं पेटीएम मनी के CEO नए वरुण सुधीर महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य के द्वारा यह नई बुक यहां पर लाई गई है। और किस पब्लिकेशन के द्वारा? सैक पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा जो किए गए अनुसंधान का वर्णन ही यहाँ पर किया गया है। तो भूलिएगा मत, विरल वी आचार्य का क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। पुस्तक का फ्रंट पेज या कवर पेज आप सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत देश के पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उर्जित पटेल की बुक है ओवरड्राफ्ट। आपको पता होगा उर्जित पटेल को ही कुछ दिन पहले एक थिंक टैंक है नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP, इसका अध्यक्ष भी यहां पर बनाया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को यहां पर पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार का। अति महत्वपूर्ण हो जाता है। C रंगराजन महोदय को आप सामने देख सकते हैं। सांख्यिकी का जो डे है वो मनाते हैं PC महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को। अगला प्रश्न देखिए, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया, उनका मूल नाम क्या था? तो कुमकुम का मूल नाम था जिबुन्निसा। अति महत्वपूर्ण है। मदर टेरेसा, कोहिनूर, एक सपेरा, एक लुटेरा, नया दिल, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। 1963 में इन्होंने क्या किया था, डेब्यू किया था। आपको याद होंगे बहुत एक रेट्रो गाने हैं जो बहुत फेमस हैं, कभी यार कभी पार, मेरे महबूब, कयामत होगी, ऐसे जो अपने इतिहास में नाम दर्ज करा चुके हैं गाने, ऐसे इन गानों में इन्होंने अभिनय किया था। समाज या समय या बॉलीवुड इन्हें याद करेगा कुमकुम को अपने काम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, P अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते थे? तो बहुत प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। 1984 में इन्होंने बाला हकुमा संघम की स्थापना की थी। बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटना, बाल श्रम इत्यादि को रोकने के लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया था। P अच्युता राव महोदय को आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
संयुक्त राष्ट्र मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को, हर साल मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी 2020 की, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन दी फ्रंटलाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको पता है आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की तस्करी विश्व के वृहत्तम व्यवसायों में से एक है। मतलब आज भी मानव खरीदे और बेचे जाते हैं। तो यह 21वीं सदी का बहुत बड़ा कलंक है मानव जाति के ऊपर, जिसे मिटाना होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। धर्म, देश, लिंग, धर्म इत्यादि सबको भूलकर मानव जाति के उत्थान के लिए काम करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। आपको याद होगा 29 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। सबसे बड़ी क्या है? बिल्ली प्रजाति का जीव। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट को सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।